जो ये पीछे प्रकरण रहा, जिसमें मुझे एक झूठे मुकदमे में फँसाकर और 12 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। उसके बारे में मैं बहादुरगढ़ में अपना पक्ष आज तक नहीं रख पाया और पीछे से उल-जलूल कई लोगों ने इसके ऊपर बयानबाज़ी की, निराधार आरोप लगाए हैं और राजनीतिक फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की। जिस दिन मुझे अरेस्ट किया गया और जिस मुकदमे में मेरे को अरेस्ट किया गया, उस एफआईआर में मेरा नाम भी नहीं था। जो अनेकों पुलिस वाले बिना किसी सर्च वारंट के, अरेस्ट वारंट के, बिना किसी दिए गए नोटिस के, सेक्शन 41 के नोटिस के हमारे घर में घुसे। उस समय मैंने उनसे जब पूछा कि आप किस कारणवश यहाँ पे आए, तो उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर मुझे नहीं दिया। जब बार-बार परस्यू करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के पास कोई वारंट है? कोई और आपके पास यहाँ पे आने की अनुमति है किसी प्रशासनिक अधिकारी से? तो उन्होंने मेरे से एक ही बात कही कि आप 10 मिनट के लिए हमारे साथ थाने में चलिए, आपसे पूछताछ करके हम आपको छोड़ देंगे। मैंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए उनके साथ जाना ही ठीक समझा, नहीं तो घर के अंदर और जिस तरीके से वो लोग व्यवहार कर रहे थे, तो मुझे जान-माल का भी, अपने परिवार का भी खतरा लगा और अपना भी खतरा। मुझे ज़बरदस्ती सिटी एसएचओ और पुलिस महकमा थाना शहर बहादुरगढ़ में ले आए और बार-बार पूछने के बावजूद ये नहीं बताया कि क्या कारण है जिस वजह से मुझे लेके जा रहे। 2 बजे ये घटनाक्रम शुरू हुआ था और 2 बजे के बाद सारी बात होने के बावजूद भी मेरा किसी मुकदमे में नाम भी नहीं, फिर भी मुझे अवैध तरीके से थाने के अंदर बिठाए रखा गया। बार-बार एक ही बात पूछी जा रही थी, नफे सिंह राठी कहाँ है? मगर जी हमारा नफे सिंह राठी से 12 तारीख के बाद से संपर्क नहीं हुआ है। मैंने अपना, उन्होंने फ़ोन माँगे, मैंने अपना फ़ोन खोल के उनके हाथ में दे दिया। मैं कहा आप चेक कर सकते हैं, हमारा संपर्क नफे सिंह राठी जी से नहीं। उसके बाद उन्होंने 5 बजे के करीब मुझे ये बताया कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं और अरेस्ट भी एक ऐसे मामले में कर रहे हैं जिसमें मेरा नाम भी नहीं। ताज्जुब की बात तो ये है कि उस दिन 5 बजे अरेस्ट करने के बावजूद मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन की क्या मंशा थी, जो उन्होंने पूरा समय होने के बावजूद मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। उसके बाद एक मुझे जब पता लगा कि एक इस मीटर के मामले में मुझे अरेस्ट किया गया है और ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि आपने मीटर लगवाया है। जिस विवादित प्लॉट पे ये बात कह रहे हैं कि मीटर लगवाया गया है, उस प्लॉट का केस सेशन कोर्ट में पेंडिंग और लोअर कोर्ट से हम उस केस को स्टे, हमारे जो प्लॉट था वो मेरी माँ और मेरी ताई जी के नाम पे है और ये 98 में खरीदा गया था और ये तब से ही हमारे पोजेशन में है। लोअर कोर्ट से, बहादुरगढ़ कोर्ट से हम इसका मुकदमा जब चल रहा था उसमें स्टे तोड़ दिया गया है। करमबीर राठी ने हमारे ऊपर मुकदमा किया था, उनके लड़के के नाम अजय, कमल वर्सेस अजय टाइटल है इस केस का, जिसमें हमारा फेवर में ऑर्डर हुआ था और स्टे खारिज कर दिया गया।
इसके बाद इन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की और सेशन कोर्ट में अभी स्टे बरकरार है, और वो भी इन्होंने पोजेशन को चैलेंज किया है हमारे को, जो पोजेशन आज से नहीं सन 98 से हमारे पास है। मैं आप लोगों के सामने जो कोर्ट में जज साहब के पास हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करा रखे हैं उसकी एक प्रति दिखा रहा हूं। इसमें ये शेयर होल्डर थे, ये वो ओरिजिनल रजिस्ट्री है जो रमेश राठी बार बार कह रहे थे, करमबीर राठी के भतीजे, चेयरपर्सन सरोज राठी के घरवाले, कि हमारे प्लॉट पे इन्होंने मीटर लगाया, हमारे प्लॉट पे कब्जा कर लिया, हमारे प्लॉट पे कब्जा करने की कोशिश। 98 से लेके ये प्लॉट हमारा है, और ये मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं, ये कोर्ट में हमने बकायदा सबूत के तौर पे पेश किया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 9000 गज की रजिस्ट्री है, और इसमें से जो जो हिस्सेदार थे, रमेश, करमबीर, इन्होंने रमेश ने तो अपना सारा ही हिस्सा बेच दिया, अपने हिस्से से ज्यादा बेच रखा है। ये उनके सेल डीड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। इसके अंदर आज से नहीं, हमारा कब्जा 98 से है, और कोर्ट ने भी ये जब सारे फैक्ट्स देखे तो इन्होंने माना कि भाई एक त्याग डीड, जैसे करमबीर ने कमल के नाम करवा दी, रमेश ने अपनी घरवाली जो इस समय चेयरपर्सन है भाजपा की, सरोज, उसके नाम करवा दी, कि सिर्फ त्याग डीड कर देने से आपका प्लॉट पे कब्जा सिद्ध नहीं हो जाता। मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भी मुहैया करवाऊंगा। इन्होंने जिस दिन ये बीजेपी में शामिल हुए उसी दिन भाजपा के पूर्व विधायक के शय पे और प्रशासन को दबाव बनाकर इन्होंने हमारे प्लॉट के ऊपर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की। मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फैक्ट्स को बारीकी से देखा और हमारे सबूतों के आधार पर, हमारे कागजों के आधार पर, मेरिट के आधार पर हमारे हक में फैसला। अब रही बात मीटर की, ये ओरिजिनल रजिस्ट्री है, ओरिजिनल कागज। मेरी मां और मेरी ताई बाला देवी और शीला देवी उस प्लॉट के मालिक हैं। डिस्प्यूट कब अराइज हुआ? डिस्प्यूट अराइज तब हुआ जब ये बीजेपी में शामिल हुए और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए और राजनीतिक हमें नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के हथकंडे इन्होंने शुरू कर दिए। जब मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ तो इन्होंने प्रशासन के ऊपर ऐसा दबाव बना दिया कि पता नहीं ऐसा कौन सा मकोका का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हो गया है कि भाई नहीं, नफे सिंह के लड़के को, पार्षद जितेंद्र राठी को आप आज ही मुलजिम घोषित करके और इसको सजा दे। कोई गुनाह तो हो मेरा। ये कोर्ट का ऑर्डर है, सेशन कोर्ट का। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप भली भांति यहां के माहौल से वाकिफ है, कानूनन भी आप लोग ज्ञाता है। क्या आप लोगों ने यह सुना है कि पुलिस रिमांड की रिवीजन के लिए गई हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बहादुरगढ़ की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि रिमांड की रिवीजन के लिए पुलिस कभी गई? कोई हार्डकोर क्रिमिनल भी होगा, उसकी भी रिमांड की रिवीजन के लिए पुलिस कभी नहीं जाती। लेकिन पुलिस का आप बदनीयत देखिए, पुलिस अधीक्षक की बदनीयत देखिए, यहां के सिटी एसएचओ की बदनीयत देखिए कि रिमांड की रिवीजन के लिए भी सेशन कोर्ट में अपील की गई। ना तो किसी डॉक्यूमेंट में मेरे सिग्नेचर हैं, ना तो मैं कहीं मौके पे खड़ा हूं, ना मैंने कुछ किया है, लेकिन राजनीतिक
लोग जब इस पे घुस के, जब इस मामले को ऐसे मैनिपुलेट कर रहे थे कि नहीं, आप बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, चाहे घर में महिला मिल जाए, उसको जेल के अंदर ठूस दो। क्यों भाई, हमने किया क्या? प्लॉट हमारा, मालिक हम, कोर्ट के हम शरण में मान के चलते हैं कि भी कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। हर जगह, चाहे आप कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह ये बयान मिलेगा कि भी कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन ये क्या मीडिया ट्रायल चलाकर और लोग प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर हमें क्यों बिना किसी मुकदमे के आप ट्रायल करके और फैसला सुना रहे हैं? क्या वे लोग एक भी सबूत दे सकते हैं? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जिस दिन मुझे अरेस्ट किया गया, क्या उस दिन उस एफआईआर में मेरा नाम था जिसके ब्याह पर मुझे अरेस्ट किया गया? क्या सेक्शन 41 का कोई नोटिस दिया गया था? क्या 120 बी जो साजिश की धारा होती है, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, तो ये कुछ बातें मैंने उनसे पूछी भी। क्या 120 बी उस टाइम उस केस में लगाई गई थी जिसमें मुझे अरेस्ट किया? ऐसी कोई धारा नहीं थी, ऐसा कोई इन्होंने मुझे नोटिस नहीं दिया था। मुझे जबरदस्ती मेरे घर से इलीगली, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इलीगली, गैर कानूनी तरीके से मुझे अरेस्ट किया गया है। पुलिस अधीक्षक इस चीज का जवाब दे, सिटी एसएचओ इस चीज का जवाब दे कि क्या उस समय पे 120 बी या सेक्शन 41 का मुझे नोटिस दिया गया था। अगर नहीं दिया गया था तो यह मुकदमा भी झूठा है। मेरे अरेस्ट होने के बाद इसमें धारा 120 भी लगाई गई है जब सेशन में रिमांड की रिवीजन के लिए पुलिस गई, और ये गैर कानूनी है। और इन पुलिस वालों के ऊपर मैं कोर्ट से सलाह लेकर, अपने वकीलों से सलाह लेकर, मैं इन लोगों के ऊपर जो इन्होंने गलत गैर कानूनी काम किया है उनके खिलाफ मुकदमा भी करूं। जमीन से रिलेटेड कागज ये सारे आपके सामने हैं, मैं आपको एक कॉपी देने को तैयार हूं। जिस समय कॉलोनी कट रही थी उस समय सारा मार तो कमा लिया करमवीर ने, और आज जब हमारा हिस्सा उसमें बचा हुआ है, उस पर भी, हमारे भी हिस्से पे भी नजर डाल। किसकी शय पे? एक पूर्व विधायक की शय पे, जिनको बहादुरगढ़ की जनता नकार चुकी है। अरे इतना राजनीतिक डर गए हो तो राजनीति छोड़ दीजिए। अगर यही गुंडागर्दी करनी है तो आप पहले ही ना सट्टा बाजार में टेबल लगाते थे और सट्टा खिलाते थे लोगों को, लॉटरी बाजार में। वही काम शुरू कर दीजिए आप। कोई इनसे पूछे इतनी अकूट संपत्ति 5 साल के दरमियान ये कैसे बना गए? होटल चल रहे हैं इनके। कोई करमबीर राठी से पूछे, कोई रमेश राठी से पूछे, कहां से इतनी संपत्ति बना गई? हरी गार्डन, होम गार्डन, ये रोड पे जहां भी देखो दुकानें हैं इनकी, प्लॉट हैं। एक ट्रक ड्राइवर के पास कहां से इतनी संपत्ति आ गई? इनकी जांच होनी चाहिए। भली भांति जानते हैं आप लोग के कमीशन का खेल कैसा गंदा चला था पिछले नगर परिषद के सेशन में, और पूर्व विधायक के ऊपर अनेकों आरोप लगे थे। हमने तो सिर्फ आवाज उठाई है अन्याय के खिलाफ। हमारे को क्यों, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो हमें बिल्कुल आप कानून से सजा दिलवाइए, कोर्ट में प्रूव कीजिए। आश्चर्य होता है, मैं क्यों धार्मिक आदमी हूं तो मुझे ये जो सारा प्रकरण दिखा, ये शिखंडी और भीष्म पितामह वाला प्रकरण लगा मुझे, कि शिखंडियों के आगे करके और तल तीर कोई और ही चला रहा है। मैं आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से, आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी आवाज को प्रशासन तक, बहादुरगढ़ की जनता तक और उस आम आदमी तक पहुंचाएंगे जिसके दिमाग में एक झूठी तस्वीर इन लोगों ने पेश की, और सच्चाई को सामने लाने में हमारी मदद करेंगे।
मेरा लाइसेंस भी निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया है, और वो उस मुकदमे में किया गया है जिसमें कि मेरा नाम भी नहीं, इसमें भी नाम नहीं था, इसमें भी नाम नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक लॉ के स्टूडेंट के ऊपर, एक पार्षद के ऊपर आप बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे इतने संगीन आरोप लगा देते हो? उसमें एसपी साहब का एक आदेश था, रिपोर्ट जो थी, जो हमें नोटिस मिला कि ये अपने सशस्त्र का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जघन्य अपराध में इस्तेमाल कर सकते हैं। एसपी साहब, ठीक है, आप यहाँ पे जिला के आप कप्तान हैं, लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई भी सबूत है या कोई भी ऐसी इनपुट है या कोई भी ऐसा कंप्लेंट है हमारे खिलाफ कि इन्होंने हथियार का इस्तेमाल किया हो कहीं पे भी? मैं गैस एजेंसी का संचालक हूं और राजनीतिक आदमी, सामाजिक आदमी होने के नाते मुझे हर जगह जाना पड़ता है। मैंने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए एक वेपन जो है वो लिया था, लेकिन उसमें से कभी एक राउंड भी गोली उसकी आज तक नहीं चली और मैं ना ही चलाने के उसको इच्छुक। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए तो इंसान हर वो काम करने की सोचेगा जो उसको जरूरी होगा। एसपी साहब ने हमारे हथियार जमा करवा दिए, हमने कर दिए, लेकिन हमारी परिवार की सुरक्षा के जिम्मेदार कौन लेगा? क्या पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और ये सरकार, मैं होम मिनिस्टर साहब से भी दरखास्त करूंगा कि हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए आप उचित कदम उठाएं। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, एक राइडर ही अगर हमारे घर के बाहर छोड़ देंगे तो मैं उसी के लिए आपका धन्यवाद मानूंगा। लेकिन अगर हमारे परिवार के ऊपर एक खरोंच भी आई तो उसके पीछे यहां के भाजपा के नेता, पूर्व विधायक, मौजूदा चेयरमैन और उसका परिवार, सिटी एसएचओ और खुद एसपी साहब जिम्मेदार होंगे। आप देंगे हमारा साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि हमारा नाम ही है वॉइस ऑफ बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ की आवाज़।